नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत में दलित समुदाय की आर्थिक स्थिति के बारे में। ये सारी जानकारी हाल के एक रिसर्च पर आधारित है, तो हम आंकड़ों और तथ्यों में गहराई से उतरेंगे। तो शुरू करें। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 20 करोड़ से भी ज्यादा। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में अनुसूचित जातियों, जिनमें दलित भी शामिल हैं, उनकी आबादी इतनी है। सोचिए, ये भारत की कुल जनसंख्या का 16% से भी ज्यादा हिस्सा है। एक बहुत बड़ी संख्या है ये। अच्छा, तो ये जो दलित शब्द है, इसका एक बहुत गहरा ऐतिहासिक मतलब है। ये शब्द दरअसल मराठी से आया है और इसका सबसे पहला इस्तेमाल समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया था। संस्कृत में इसका मतलब होता है टूटा हुआ या बिखरा हुआ। तो ये शब्द उन समुदायों के लिए अपनाया गया जिन्हें इतिहास में जाति व्यवस्था की वजह से अस्पृश्यता और समाज से बाहर रखे जाने का दर्द झेलना पड़ा। तो अगर हमें आज की आर्थिक हकीकत को ठीक से समझना है तो थोड़ा पीछे चलना होगा इतिहास में, क्योंकि ये सारे मुद्दे उसी सामाजिक ताने बाने से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, कानून तो हैं। 1989 का प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जैसा मजबूत संवैधानिक संरक्षण भी है और आधिकारिक तौर पर जाति व्यवस्था गैर कानूनी भी है। लेकिन इसकी जो विरासत है वो आज भी पीछा नहीं छोड़ती। कई दलितों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में, नौकरी ढूंढने में और आगे बढ़ने में आज भी कई रुकावटें खड़ी करती है। चलिए, अब आते हैं शिक्षा पर। क्यों? क्योंकि ज्यादातर आर्थिक मौके तो यहीं से खुलते हैं ना। तो जरा आंकड़ों से समझते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में असल में कितनी असमानता है। तो सीधी और साफ बात यह है कि इतने सुधारों के बावजूद दलितों और दूसरे सामाजिक समूहों के बीच पढ़ाई लिखाई में एक बहुत बड़ा फासला आज भी बना हुआ है। ये ग्राफ देखिए, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताता है। 1961 से लेकर 2011 तक का डेटा है। नीली लाइन है अनुसूचित जातियों यानी एससी की साक्षरता दर और काली लाइन है पूरी आबादी की। हाँ, ये बात सही है कि दोनों में सुधार हुआ है, जो अच्छी बात है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, दोनों के बीच का जो फासला है वो इन 50 सालों में लगभग वैसा का वैसा ही रहा है। 2011 में भी ये फासला 66.1% बनाम 73% का था। और शिक्षा में ये जो खाई है, इसका सीधा असर पड़ता है रोजगार और गरीबी पर। ये एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। चलिए, इसी चक्र को अब जरा समझते हैं। आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। नौकरी मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अनुसूचित जातियों में बेरोजगारी की दर लगातार देश के औसत से ज्यादा ही रही है। और ये चार्ट इस बात को और भी साफ कर देता है। यहाँ 3 अलग-अलग समय का डेटा है। लाल वाला बार देखिए, ये अनुसूचित जातियों यानी एससी का है और ये लगातार दूसरों के मुकाबले ऊंचा है। इसका मतलब है ज्यादा बेरोजगारी। 2011-12 में ये आंकड़ा 7.5% पर था, जो दूसरे समूहों से कहीं ज्यादा था। अच्छा, कोई ये सोच सकता है कि शायद ये शिक्षा की कमी की वजह से है, लेकिन नहीं। ये चार्ट देखिए, यहाँ 2011-12 में एक जैसी डिग्री होने के बावजूद लगभग हर एजुकेशन लेवल पर दलितों को ज्यादा बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। मतलब मामला सिर्फ शिक्षा का नहीं है, कुछ और भी वजह हैं। और रिसर्च में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि रोजगार में जो ये अंतर दिखता है, उसका 2/3 हिस्सा लेबर मार्केट में होने वाले भेदभाव की वजह से है। कई सर्वे में दलितों ने ये बताया है कि कैसे जाति की वजह से उन्हें या तो काम ही नहीं दिया गया या फिर कम पैसे दिए गए। और जब रोजगार में इतनी असमानता होगी तो उसका सीधा नतीजा गरीबी के रूप में सामने आता है। ये ग्राफ यही दिखाता है। अनुसूचित जातियों में गरीबी की दर 33.3% है, जबकि देश का औसत 27.9% है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इस मामले में वो सिर्फ अनुसूचित जनजातियों से ही पीछे हैं। तो ये पूरा मामला गरीबी के एक दुष्चक्र को बना देता है। इसे ऐसे समझिए। पहला, पढ़ाई लिखाई के मौके कम। दूसरा, इसकी वजह से नौकरियां भी सीमित और कम तनख्वाह वाली मिलती हैं। और तीसरा, यही गरीबी फिर अगली पीढ़ी तक पहुंच जाती है और इस चक्र को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ चुनौतियों की नहीं है। इसी माहौल के बीच से एक नई सकारात्मक लहर भी उठ रही है। अब हम बात करेंगे दलित उद्यमियों की, जो नई राहें बना रहे हैं। अशोक खाड़े की कहानी सुनिए, कितनी प्रेरणा देती है। उन्होंने जाति की हर बाधा को पार किया,
अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और डैश ऑफशोर नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। आज उनकी कंपनी 4,500 लोगों को रोजगार देती है और उसका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपए है। एक और नाम है चंद्रभान प्रसाद का। वो एक दलित विचारक भी हैं और उद्यमी भी। उन्होंने दलित एंटरप्राइज नाम की एक डिजिटल मैगजीन शुरू की और buydalits.com जैसा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बनाया। उनका एक सपना है कि वो 100 दलित और आदिवासी अरबपतियों की कहानियों को दुनिया के सामने लाएं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक दो लोगों की कहानियां नहीं है, ये एक बड़े आंदोलन का हिस्सा है, आर्थिक सशक्तिकरण के आंदोलन का। दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी डिक्की का बनना इस बात का सबूत है कि ये एक संगठित कोशिश है। इसका मकसद है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के आर्थिक आत्मनिर्भरता के सपने को सच कर। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, आगे का रास्ता क्या है? चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि इन गहरी जड़ों वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। रिसर्च के मुताबिक किसी एक चीज से बात नहीं बनेगी। एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच यानी कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा, जैसे शिक्षा और जॉब ट्रेनिंग को सबके लिए आसान बनाना, जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए लोन की सुविधा बेहतर करना, काम की जगह पर भेदभाव रोकने वाले कानूनों को सख्ती से लागू करना और गरीबी कम करने के लिए सीधी मदद देना। मतलब इस आर्थिक असमानता की जड़ पर वार करने के लिए एक पूरी रणनीति चाहिए। और अंत में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि क्या सिर्फ आर्थिक तरक्की कर लेने से समाज में जो भेदभाव है वो खत्म हो सकता है? ये एक बहुत पेचीदा सवाल है ना? और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आर्थिक विकास और हमारे समाज के गहरे ताने बाने के बीच आखिर रिश्ता क्या है।